अध्याय 2 नानी से मुलाकात। समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ सिया की हकलाहट की समस्या भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। सिया अब 19 साल की हो चुकी है और उसकी हकलाहट की समस्या इतनी बढ़ चुकी है कि वो किसी से बातचीत नहीं कर सकती। उसकी इस हकलाहट की समस्या को लेकर उसके माता पिता बहुत चिंतित थे। वो उसकी हकलाहट की समस्या का इलाज न्यूजीलैंड के लगभग हर डॉक्टर से करवा चुके थे, लेकिन कोई भी डॉक्टर सिया की हकलाहट की समस्या को ठीक नहीं कर सका। उनके ये सब प्रयास विफल साबित हो रहे थे। सिया की हकलाहट की समस्या की वजह से उसके स्वभाव में भी काफी तब्दीलियां हो चुकी थी। वो चिड़चिड़ी और गुस्सैल स्वभाव की हो गई थी। इसके साथ ही वो डिप्रेशन का शिकार भी हो गई थी। वो अपनी हकलाहट की समस्या उसकी वजह से इतना परेशान नहीं थी जितना कि वो इस समस्या की वजह से पैदा हो रही समस्याओं से परेशान थी, क्योंकि उसकी समस्या की वजह से हर तरफ उसका मजाक बनाया जा रहा था और कोई भी उससे दोस्ती करना पसंद नहीं कर रहा था। स्कूल में और उसके आसपास रहने वाले लोग उसे हकली कहकर बुलाते थे और जो भी उसके साथ दोस्ती करता उसे हकली का दोस्त कहकर उसका भी मजाक बनाया जाता, जिस वजह से उससे कोई भी दोस्ती करना पसंद नहीं करता था। ये समस्या और भी गंभीर तब हो गई जब मैं स्कूल से पास होकर कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए गई। कॉलेज उसके लिए नर्क के समान था। एक दिन की बात है, वो अपनी बगिया में बैठी हुई थी। उसे बैठा देखकर मैं उसके पास गई। मैंने उसका नाम लेकर पुकारा, लेकिन उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया। मैं थोड़ा पास जाकर उसको फिर से पुकारा। उसने मेरी तरफ देखा और नजरें झुकाकर मुंह फेर लिया। सिया का ऐसा रवैया मुझे बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि इससे पहले आज तक उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। तो मेरी तरफ देखकर हमेशा खुश हो जाती थी। इतने में मैं उसके करीब आ पहुंची थी। करीब आकर मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ सिया, तुम रो क्यों रही हो? मैंने सिया से पूछा, लेकिन सिया ने मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और मेरी तरफ देखकर रोने लग गई। मैंने तुरंत उसे गले लगा लिया और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो चुप नहीं हो रही थी। वो लगातार रोए जा रही थी। फिर मैंने उसे चुप कराते हुए कहा, सिया मेरी बात सुन। मुझे पता है तुम क्यों रो रही हो, लेकिन अगर तुम मेरी बात को ध्यान से सुनोगी तो तुम्हें भविष्य में रोना नहीं पड़ेगा। मुझे तुम्हारी हकलाहट की समस्या का समाधान मिल गया है। ये सुनकर सिया ने अचानक से रोना बंद कर लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक महसूस होने लगी। उसने मुझसे कहा, राबिया, क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम्हें पता है कि मेरी हकलाहट की समस्या कैसे ठीक हो सकती है? दरअसल जब कल मैं फेसबुक चला रही थी तो मैंने वहां एक हकलाहट से संबंधित पोस्ट को देखा। जब मैंने उस पोस्ट को ध्यान से पढ़ा तो ये किसी हकलाहट की समस्या के समाधान के लिए बनाई गई एक संस्था द्वारा डाली गई थी। मैंने तुरंत से उस संस्था के साथ संपर्क साध लिया और उनसे बातचीत करने लग गई। मैंने तुम्हारे बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया और उन्होंने मुझे ये विश्वास दिलाया कि 2 या 3 महीने के दौरान वो तुम्हारी हकलाहट की समस्या को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे। ये तुम क्या कह रही हो? क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या मैं बिल्कुल ठीक ठाक और अच्छी प्रकार से बोल पाऊंगी? क्या मुझे बोलते समय हकलाहट बिल्कुल भी नहीं होगी? ये तो तुमने बहुत ही अच्छी बात बताई। तुम सच में मेरी शुभ चिंतक हो। चलो जल्दी से उस संस्था से संपर्क करते हैं और उन्हें फोन करके जो भी दवाई वगैरह वो बताते हैं उसे मंगवा लेते हैं। इसके लिए जितने भी पैसों की जरूरत होगी कोई परवाह नहीं, मैं देने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी हकलाहट की समस्या किसी ना किसी प्रकार से ठीक हो जाए। रुको सिया, तुम इतनी जल्दबाजी मत करो। पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। हकलाहट की समस्या के लिए उनके पास कोई भी दवाई नहीं है। मैंने इसके बारे में उनसे पहले ही बात की थी, लेकिन उन्होंने मुझे साफ तौर पर बता दिया कि इसके लिए उनके पास कोई भी दवाई मौजूद नहीं है। तो फिर ये संस्था मेरी इस बीमारी को किस प्रकार से ठीक करेगी? इसके बारे में तो उन्होंने विस्तार से नहीं बताया। हाँ, लेकिन इतना जरूर बता दिया है कि तुम्हें अपनी हकलाहट की समस्या के समाधान के लिए उनके पास आना होगा और 2-3 महीने तक उनके पास ही रहना होगा।
2-3 महीने? लेकिन इतना समय क्यों? उनके अनुसार हकलाहट की समस्या को ठीक करने में 2 से 3 महीने का समय लग जाता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या कह रही हो? आखिरकार ये इतना समय क्यों? हो सकता है कोई कोर्स वगैरह हो जिसमें कि इतना समय लगता हो, बाकी तो वहां जाकर ही पता लग सकता है। ठीक है, तो तुम उस संस्था के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर लो, फिर मैं अपने पिताजी से बात करती हूँ और हम वहां जाने की तैयारी करते हैं। हाँ, तो क्या तुम वहां जाने के लिए तैयार हो? मेरे कहने का मतलब है कि क्या तुम्हारे माता पिता वहां जाने के लिए मान जाएंगे? हाँ, बिल्कुल मान जाएंगे। इसमें मना करने वाली कौन सी बात है? ये मेरे भविष्य का सवाल है, और अगर वहां जाकर मेरी हकलाहट की समस्या का समाधान हो जाता है और मेरा भविष्य सुखमय हो जाता है, तो इस बात पर उन्हें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि तुम मेरे बिना अकेली जाओगी नहीं, और जहां पर वो संस्था है वहां मेरी माँ मुझे कभी भी नहीं भेजेंगी। क्यों? कहां पर है संस्था? भारत के पंजाब प्रांत में है, और पंजाब में तो मेरी माँ मुझे कभी भी नहीं जाने देंगी। फिर? सिया मायूस होकर पूछती है। उसके चेहरे पर आई हुई रौनक मेरी बात सुनकर अचानक से चली गई। वो फिर से निराश हो गई। ये सुना तो था कि जब किसी के सपने टूटते हैं तो उसे बहुत दर्द होता है। आज उसी दर्द को मैंने सिया के चेहरे पर महसूस किया। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखा और उससे कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। लेकिन तुम्हारी माँ, मुझे पक्का विश्वास है कि वो तुम्हें पंजाब तो बिल्कुल भी जाने नहीं देंगी। तुम इस बात की चिंता मत करो, हम उन्हें पंजाब जाने के बारे में बताएंगे ही नहीं। हम उन्हें पंजाब के अलावा किसी और प्रांत का नाम बता देंगे। तो क्या तुम उनके साथ झूठ बोलोगी? हाँ, मैं अपनी दोस्त के लिए हर प्रकार का झूठ बोलने के लिए तैयार हूँ। और फिर मेरे पंजाब जाने के पीछे मेरा अपना भी तो एक मकसद है, जिसके लिए मुझे अपनी माँ से झूठ बोलना ही होगा, क्योंकि सच बोलकर तो वो मुझे पंजाब में बिल्कुल भी नहीं जाने देंगी। कौन सा मकसद? मुझे अपने पिता और बाकी के परिवार से मिलना है। इसके लिए मैं हर प्रकार का झूठ बोलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तुम मुझे बताओ कब चलना है? सिया, थोड़ा सब्र करो, क्योंकि अभी तो मेरी उस संस्था के साथ बातचीत शुरू हुई है। मुझे एक बार उनसे फोन पर बात करके सही जानकारी हासिल कर लेने दो, और फिर मुझे माँ से क्या बात करनी है उसके बारे में भी तो सोच लेने दो। ठीक है। उसके बाद मैं अपने घर आ गई। मैं अपने कमरे में बैठकर आगे की योजना के बारे में सोचने लग गई। मैं ये सोच रही थी कि मैं माँ को भारत जाने के लिए कैसे कहूँ, क्योंकि भारत का नाम सुनते ही वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है। लेकिन मुझे जाना भी था। मैं मन ही मन अपने पिता से मिलने के लिए ठान चुकी थी। इसलिए मैंने हिम्मत करके अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे भारत जाना है। ये सुनते ही माँ पूरी गुस्से में आ गई और मुझसे कहने लगी, क्यों? तुमने भारत क्यों जाना है? मैं अकेली नहीं जा रही, मुझे सिया के साथ जाना है। सिया को वहां काम है। क्या काम है? एक संस्था है जो हकलाहट की समस्या का इलाज करती है। सिया ने वहां जाकर अपना इलाज करवाना है। वो अकेली नहीं जा सकती, इसलिए उसने मुझे साथ लेकर जाना है। राबिया, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम सिया का पीछा छोड़ दो। उसकी संगत तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानती। और वैसे भी तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हें भारत जाने की इजाजत तो बिल्कुल नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। इसलिए मेरी तरफ से ना है। माँ, तुम जो कुछ भी कहो, अब मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। मुझे सिया के साथ जाना है तो जाना है। और वैसे भी मैं तुमसे पूछ नहीं रही थी, मैं तुमको बता रही थी कि मैं सिया के साथ भारत जा रही हूं। अब तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो कि मेरे सामने जबान चलाओगी? माँ ने गुस्से में कहा। आप जो समझना चाहती हैं समझिए, मुझे अब आपसे ज्यादा बात नहीं करनी। मैं भारत जा रही हूं। आखिरकार आप मुझे सिया के साथ भारत क्यों नहीं जाने दे रही हैं? तुम्हें भी पता है कि मैं तुम्हें सिया के साथ जाने से क्यों मना कर रही हूं। क्या पता है?
मेरे साथ ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। चुपचाप अपने कमरे में जाकर अपना काम करो। अगर आपको पता ही है तो फिर मुझे जाने से क्यों रोक रही हो? मुझे अपने पिता से मिलना है और मैं अपने पिता से मिलने के लिए सिया के साथ जरूर जाऊंगी। आप मुझे नहीं रोक सकते। मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया। अब मैं बार बार इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करूंगी। आपके कहने या ना कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं जरूर जाऊंगी। वैसे आप मना करने वाली होती कौन है? बेटी, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। जिस औरत ने तुझे जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया, जिसमें तुम्हारी हर जरूरत को पूरा किया, और आज तुम उसी औरत से पूछ रही हो कि मैं होती कौन हूं? और जिस आदमी ने सारी उम्र हमसे मिलना तो दूर, हमसे संपर्क करने की कोशिश भी नहीं की, जिसको ये भी नहीं पता कि हम जिंदा हैं या मर गए, यहाँ तक कि जिसको तुम्हारे जन्म के बारे में भी नहीं पता, और तुम ऐसे व्यक्ति को मिलने के लिए मरी जा रही हो। ये कहकर माँ अपने काम में व्यस्त हो गई और मैं अपने कमरे में चली गई। मैं अपने कमरे में जाकर अपने पिता के बारे में सोचने लग गई। वो पिता जिसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी। कुछ पल के लिए तो मुझे उन पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि माँ की बातें काफी हद तक सही थी। जब से मेरा जन्म हुआ है, मैंने उनके बारे में कभी भी अपनी माँ से कोई बात नहीं सुनी, और ना ही उन्होंने हमसे कोई संपर्क करने की कोशिश की। इस समय मेरी परिस्थिति बड़ी अजीब सी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने पिता से नफरत करूं या उनसे मिलकर अपने सब सवालों के जवाब पूछूं, क्योंकि माँ के अनुसार उनकी शादी के 2 साल बाद माँ न्यूजीलैंड आकर रहने लग गई। लेकिन उन 2 सालों के शादीशुदा जीवन की कोई भी बात माँ ने मुझसे आज तक नहीं की। माँ की ऐसी ही कुछ बातें मेरे दिमाग में शक पैदा कर रही थी, जैसे कि माँ ने पिता और उनके परिवार के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कभी अपने परिवार के बारे में भी मुझे कुछ नहीं बताया। यानी एक औरत कैसी भी हो, अपने पति और उसके परिवार वालों से तो नफरत कर सकती है, लेकिन वही औरत अपने माता पिता या अपने भाई बहन से कैसे नफरत कर सकती है? और वो भी इतनी नफरत कि आज तक उनका कभी मुझसे जिक्र भी नहीं किया। मैं ऐसी ही दुविधा में थी, और मेरी ये दुविधा सिया की नानी ने दूर की। एक दिन स्कूल में सिया ने मुझसे कहा, आज जल्दी जाना होगा। क्यों? आज ऐसी क्या बात है? आज मेरी नानी आ रही है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। तुम्हें पता है, मैं बहुत दिनों से तुम्हारी नानी के आने का इंतजार कर रही थी। तुम मेरी नानी के आने का इंतजार क्यों कर रही थी? बस वैसे ही, मुझे उनसे कुछ निजी काम है। मुझे सब पता है कि क्या काम है। तुम भी ना जिस बात के पीछे पड़ जाती हो, बस उससे छोड़ती नहीं। तो इसमें गलती क्या है? अगर मैं उनसे अपने पिता और अपने परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त करती हूँ तो इसमें क्या गलत है? मैं समझती हूँ कि इसमें गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर इस बारे में तुम्हारी माँ को पता चल गया तो तुम इसका नतीजा अच्छी तरह से जानती हो। मुझे नतीजे की कोई परवाह नहीं है। मैं माँ से बिल्कुल नहीं डरती, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही। मुझे भी अपने पिता और अपने परिवार के बारे में जानने का हक है। आखिरकार मुझे भी तो पता होना चाहिए कि वो कौन सा कारण था कि माँ उन सब को छोड़कर यहाँ चली आई, और फिर उसके बाद कभी भी उनसे किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं रखा। फिर ऐसी क्या बात हो गई कि मेरी माँ ने आज तक मुझे अपने पिता की एक तस्वीर तक नहीं दिखाई? जब भी मैं अपनी माँ से उनके बारे में बात करती हूँ तो वो मुझसे बात करने की बजाय लड़ने लग जाती हैं। आखिरकार कोई तो बात है जो माँ मुझसे छुपा रही हैं। बस मैं वही बात जानना चाहती हूँ। तो तुम क्या समझती हो इस बारे में? मेरी नानी को क्या सब कुछ पता होगा? सब कुछ ना सही, लेकिन कुछ ना कुछ तो पता होगा। जितनी भी जानकारी तुम्हारी नानी से मिल जाएगी बहुत है। बाकी की जानकारी मैं कहीं और से जुटा लूंगी। मुझे विश्वास है कि मेरे पिताजी और उनके परिवार का कोई सदस्य मेरी नानी के संपर्क में जरूर होगा। मैं तुम्हारी नानी के जरिए उनसे संपर्क साधने की कोशिश करूंगी और सच्चाई का पता लगाकर ही दम लूंगी। तुम मेरी मनोदशा को नहीं समझ सकती, क्योंकि अपने पिता और एक पूरे परिवार के होते हुए मैं एक अनाथ के जैसे जीवन व्यतीत कर रही हूँ। तुम अपने आप को अनाथ कैसे कह सकती हो?
जबकि तुम अपनी माँ के साथ रहती हो। अनाथ तो वो होता है जिसका दुनिया में कोई ना हो। क्या तुम मेरी माँ के स्वभाव के बारे में अच्छी तरह से जानती हो, और फिर भी तुम मुझसे इस प्रकार बात कर रही हो? अपनी माँ के साथ रहते हुए भी मैं उनसे दूर रहने की कोशिश करती हूँ। मेरी सारा दिन यही कोशिश रहती है कि मैं अपनी माँ के संपर्क में ना आ सकूं। इसके लिए मैं कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती हूँ, क्योंकि माँ का गुस्सैल स्वभाव अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। हो ना हो, मेरे माता पिता के अलग होने के पीछे मेरी माँ का यही गुस्सैल स्वभाव इसका कारण हो सकता है। अब तुम ज्यादा बातें मत करो और अपनी नानी से इस बारे में बात करो। राबिया, लेकिन बात तो तुम्हें करनी है, मुझे नहीं। तुम जल्दी से मेरे घर चलो और नानी से बात कर लो। नहीं, पहले तुम्हें ही नानी से बात करनी होगी। तुम्हें नानी से बात करके ये पक्का करना होगा कि वो इस बारे में मेरी माँ से बिल्कुल भी बात ना करें। उसके बाद ही मैं उनसे सारी बात करूंगी। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारी तरफ से पहले नानी से बात करूं और उनसे कहूं कि वो तुम्हारी माँ से इस बारे में बिल्कुल भी बात ना करें, और अगर वो मान जाती हैं तो फिर तुम उनसे बात करोगी। क्या मैं सही कह रही हूँ? तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और अब समय बर्बाद ना करो और जब मौका देखकर अपनी नानी से बात करो, उसके बाद तुम मुझे बता देना। फिर मैं तुम्हारी नानी से अपने पिता और परिवार के बारे में पूछ लूंगी। सिया ने मेरे कहने पर नानी से इस बारे में बात की और नानी ने यह विश्वास दिलाया कि वो इस बारे में मेरी माँ से बिल्कुल भी बात नहीं करेंगी। फिर एक दिन मौका देखकर मैं नानी के पास गई। उस समय घर में कोई नहीं था। मैंने उनसे कहा, नानी, क्या आप मेरे पिता और मेरे बाकी के परिवार के बारे में जानती हो? नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पिता के बारे में ज्यादा नहीं जानती। हाँ, लेकिन तुम्हारी माँ के बारे में मैं काफी कुछ जानती हूँ। क्या जानती हो? तुम्हारी माँ मेरी बेटी यामिनी की सहेली थी। उसका अक्सर मेरे घर में आना जाना लगा रहता था। तुम्हारी माँ की माँ यानी तुम्हारी नानी हमारी सत्संग मंडली की सदस्य थी, जिस वजह से उनसे मेरी थोड़ी बहुत जान पहचान थी। तुम्हारी नानी का स्वभाव भी बहुत कड़वा था, जिस वजह से उसकी अक्सर किसी ना किसी से लड़ाई होती रहती थी। चूंकि तुम्हारी माँ मेरी बेटी की सहेली थी, इस लिहाज से मुझे ही बीच बचाव करके इस लड़ाई को छुड़वाना पड़ता था, जिस वजह से हमारी सत्संग मंडली के बाकी के सदस्य मुझसे नाराज ही रहते थे। मैंने कई बार तुम्हारी नानी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनती थी, जिस वजह से धीरे धीरे मैंने भी उससे किनारा कर लिया। और जब भी वो किसी से झगड़ने लगती थी तो मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से अपने घर की ओर आ जाती थी। ये जो तुम्हारा हाल है वो प्रत्यक्ष तौर पर तो ना सही, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर तुम्हारी नानी की वजह से ही है। तुम अपनी नानी की वजह से ही आज इस बेगाने देश में ऐसा जीवन व्यतीत कर रही हो। नानी के मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं चौंक गई और हैरानी से उनकी तरफ देखने लग गई। मैं पहली बार अपनी नानी के बारे में जान रही थी। मैंने उनके बारे में कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने सिया की नानी से कहा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? और फिर आपने कहा है कि हमारी जो हालत है मेरी नानी की वजह से है। इस बात का क्या मतलब है? बेटी, वैसे मुझे इस बारे में बात तो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब तुम बड़ी हो चुकी हो और तुम्हें भी सच्चाई का पता चलना चाहिए। कैसी सच्चाई? बेटी, चूंकि तुम्हारी नानी बहुत ही गुस्सैल स्वभाव की थी, अपने इस स्वभाव के कारण उसकी अपने सगे रिश्तेदारों से भी बहुत कम बनती थी। यहाँ तक कि गली मोहल्ले में भी उसको कोई पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो हर समय लड़ाई झगड़ा करने को तैयार रहती थी। हाँ, उसकी यही आदत उसकी बेटी यानी कि तुम्हारी माँ में भी थी, जिस वजह से शादी के बाद तुम्हारी माँ का तुम्हारे पिता के साथ अक्सर झगड़ा होता रहता था। कई बार तो झगड़ा इतना बढ़ जाता कि तुम्हारी माँ अपना ससुराल छोड़कर अपनी माँ के पास रहने के लिए आ जाती।
एक दिन वो झगड़ा करके अपनी माँ के पास रहने आई हुई थी कि तभी मेरी बेटी ने तुम्हारी माँ को फोन किया। उसने तो साधारण हालचाल पूछने के लिए फोन किया था कि तभी तुम्हारी माँ ने बातों बातों में उसको अपने पति के साथ हुए झगड़े के बारे में बता दिया। उस समय पता नहीं यामिनी के मन में क्या आया और उसने तुम्हारी माँ को यहाँ न्यूजीलैंड आने का न्योता दे दिया। तुम्हारी माँ ने ये मौका नहीं हाथ से जाने नहीं दिया और झट से अपने पति को बिना बताए न्यूजीलैंड आ गई। फिर उसके बाद वो कभी भी भारत वापस नहीं गई। तो क्या मेरे पिता ने मेरी माँ को कभी रोका नहीं और फिर उन्होंने कभी उनसे संपर्क साधने की कोशिश भी नहीं की? आखिर क्यों? बेटी, शायद तुम भूल रही हो, तुम्हारी माँ तुम्हारे पिता को बिना बताए भारत छोड़कर न्यूजीलैंड आ गई थी। अब तुम्हारे पिता ने तुम लोगों से कभी संपर्क नहीं किया और यहाँ पर आने से नहीं रोका, इसके बारे में मैं ठीक से नहीं बता सकती क्योंकि इसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। हो सकता है तुम्हारे पिता एक गरीब परिवार से संबंध रखते हों, जिस वजह से उनका यहाँ आ पाना संभव नहीं हुआ हो। बाकी भगवान सब जानता है। नानी, सच कहूं तो मेरी इच्छा है कि मैं एक बार अपने पिता से जरूर मिलना चाहती हूँ और उनसे इस सच्चाई के बारे में जानना चाहूंगी क्योंकि मेरे मन में कई प्रकार के सवाल हैं जिनका जवाब वही दे सकते हैं। बेटी, तुम जो कुछ भी कह रही हो बिल्कुल सही कह रही हो। हमें सिर्फ एक पक्ष के बारे में जानकारी हासिल करके अपना फैसला नहीं सुनाना चाहिए, हमें दूसरे पक्ष की भी सुननी चाहिए और दोनों पक्षों की बातचीत सुनकर फैसला करना ही उचित होता है। हमें सिर्फ तुम्हारी माँ के बारे में पता, लेकिन तुम्हारे पिता के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, इसलिए उनके बारे में जानकारी हासिल किए बगैर एक तरफा फैसला सुना देना गलत होगा। ये कहकर नानी वहां से चली गई और सिया ने मेरी ओर देखा और देखकर कहा, तो फिर क्या इरादा है? सिया, सच कहूं तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं माँ की बात सुनती हूँ तो मुझे अपने पिता से नफरत होने लगती है। माँ की कही एक बात सच है, इसमें कोई झूठ नहीं कि मेरे पिता ने आज तक हमारी कोई खोज खबर नहीं ली, कोशिश भी नहीं की। मैंने कभी भी आज तक अपनी माँ से अपने पिता का जिक्र होते नहीं सुना। मुझे मेरी माँ ने अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया है। उन्होंने मेरी परवरिश करने में बहुत मेहनत की है। लेकिन अगर तुम्हारी नानी की बात सुनी जाए तो वो भी झूठ नहीं बोल रही, वो भी अपनी जगह सही है। तुम्हारी नानी बिल्कुल सही कह रही है कि हमें एक तरफा बात जानकर फैसला नहीं लेना चाहिए। मैं ये तो समझ सकती हूँ कि एक पति ने इतने साल तक अपनी पत्नी को उससे कभी संपर्क करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये संभव नहीं हो सकता कि एक पिता ने अपनी बेटी से संपर्क साधने की कभी कोशिश ना की हो ना हो। मेरे पिता ने मेरे बारे में जरूर जानने की कोशिश की होगी, लेकिन मेरी माँ ने उन्हें मुझ तक पहुंचने नहीं दिया होगा। अब ये सच्चाई तो मेरे पिता ही बता सकते हैं। तुम जो कह रही हो बिल्कुल सही है, लेकिन अब आगे क्या करने का इरादा है? आगे का इरादा बिल्कुल नेक है। मैं ये फैसला कर चुकी हूँ कि मैं भारत जरूर जाऊंगी और एक ना एक दिन अपने पिता से मिलकर सारी सच्चाई का पता लगाऊंगी। लेकिन तुम्हारी माँ, वो तुम्हें कभी नहीं जाने देंगी। माँ को अगर पता चलेगा तब ना। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुम अपनी माँ को अपने भारत जाने के बारे में बिल्कुल नहीं बताओगी? भारत मैं नहीं, तुम जा रही हो। मैं जा रही हूँ? लेकिन मैं भारत क्यों जाऊंगी? मुझे वहां क्या काम है? तुमने अपनी हकलाहट की समस्या के इलाज के लिए वहां जा रही हो और साथ में मुझे भी लेकर जा रही हो। मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहती हो। तुम्हारी योजना बिल्कुल सही है, इससे हम दोनों का काम हो जाएगा। मेरी हकलाहट की समस्या भी ठीक हो जाएगी और तुम अपने पिता से भी मिल लोगी। वाह राबिया, क्या दिमाग लगाया है। इसके बाद मैंने अपना समय बर्बाद किए बिना संस्था से संपर्क किया। वो संस्था एक
मोहिक नाम का लड़का चला रहा था। उनकी वेबसाइट पर मिली जानकारी के अनुसार मोहिक के पिता चीकू ने इस संस्था की शुरुआत की थी। वो स्वयं हकलाहट की समस्या से परेशान थे, जिस वजह से उनका जीवन में काफ़ी समस्याएं आईं और जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी हकलाहट की समस्या पर काबू पा लिया। फिर उन्होंने अपना सारा जीवन हकलाहट की समस्या के समाधान पर समर्पित कर दिए। वहाँ मैंने संस्था के कर्ता धर्ता यानी मोहिक से फ़ोन पर बातचीत की और संस्था में दाखिल होने की सारी जानकारी हासिल की। उन्होंने हमें उस संस्था का सारा पता बता दिया, जिससे कि हमें वहाँ पहुँचने में ज़्यादा मुश्किल पेश न आए। इस प्रकार मैंने पहला पड़ाव पार कर लिया था, यानी सिया को उस संस्था में दाखिला दिलवा दिया था। अब मुझे दूसरा और सबसे मुश्किल पड़ाव पार करना था, यानी कि अपनी माँ को भारत जाने के लिए राजी करना था। मेरा यह काम सिया की माँ ने कर दिया। सिया की माँ के कहने पर मेरी माँ झट से मान गई और मुझे सिया के साथ भारत जाने की इजाजत दे दी। हम भी बिना समय गवाए भारत की ओर रवाना हो गए।